चैप्टर 2 द रशियन रिवॉल्यूशन का टॉपिक नंबर 2 और यह है द रशियन रिवॉल्यूशन। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो जो रशिया था वो रशियन रिवॉल्यूशन के समय यानी करीब 1917 के आसपास यूरोपियन स्टेट्स का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था। और यहाँ पर सिचुएशन अदर यूरोप से काफ़ी अलग था, क्योंकि यहाँ पर जो सोशलिस्ट थे उन्होंने गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लिया था और गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया था, जबकि अदर यूरोप के अदर पार्ट्स में ऐसा नहीं हुआ था। 1917 में अक्टूबर में एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसे जाना जाता है रशियन रिवॉल्यूशन के नाम पर। फिर फरवरी 1917 में वहाँ के मोनार्की फॉल कर गई थी और अक्टूबर आते आते तक वहाँ पर रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था और सोशलिस्ट गवर्नमेंट का निर्माण हुआ था। तो इसी के बारे में यानी कि इस इवेंट के बारे में, रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2.1 और ये क्या है। ये है द रशियन एम्पायर इन 1914 में रशियन एम्पायर कैसी थी। 1914 ईस्वी में सार निकोलस टू रसिया को रूल करता था और उसका जो पूरा एम्पायर था उसको सार निकोलस टू रूल करता था। तो जो मॉस्को का इलाका है उसको छोड़कर बहुत बड़ा ये एम्पायर था उसका, मॉस्को के अलावा भी जो आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस, इन सभी को इंक्लूड करता था। और ये पैसिफिक से लेकर सेंट्रल एशियन स्टेट तक को अपने में समाये हुए था। और इसमें जो मेजोरिटी रिलीजन था वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, और ये आया था ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से। और लेकिन इस धर्म के बावजूद वहाँ पर और भी धर्म के लोग रहते थे, जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक मैप दिखाया गया है रशियन एम्पायर। यहाँ है रशियन एम्पायर और इसके बगल में जर्मनी और यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो देख सकते हैं कितना दूर तक ये फैला हुआ है। और उसके बाद हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के समय रशिया की इकोनॉमी का क्या हाल था और उसके सोसाइटी का क्या हाल था। और ये टॉपिक है 2.2। 20th सेंचुरी के शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, जो मेजोरिटी ऑफ रशिया पीपल थे यानी रशिया का ज्यादातर आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता था। करीब 85% रशिया का पॉपुलेशन अपने रोजी रोटी के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था। और ये अदर यूरोपियन स्टेट से बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ्रांस में और जर्मनी में करीब 40% और 50% ही लोग कृषि पर आधारित थे, जबकि रशिया में ये प्रतिशत 85% था। और एम्पायर जो एम्पायर रशियन एम्पायर, उसमें कल्टीवेटर्स प्रोड्यूस करते थे मार्केट के लिए भी और खुद के लिए भी। और रसिया जो था वो एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। और रशिया में जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत ही कम जगहों पर पाए जाते थे। जैसा कि आपने पहले देखा कि रसिया यूरोप का सबसे कम इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट था रशियन रिवॉल्यूशन के समय। और जो सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स इलाके थे वो थे सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। लेकिन जो रसिया का जो प्रोडक्शन होता था उसमें सबसे बड़ा हिस्सा आता था क्राफ्ट्समैन के द्वारा। क्राफ्ट्समैन ही सबसे बड़े प्रोडक्शन के सबसे बड़े हिस्से को प्रोड्यूस करते थे। लेकिन इसके साथ साथ फैक्ट्रीज भी एग्जिस्ट करते थे और क्राफ्ट वर्कशॉप्स के अलावा। और बहुत सारे फैक्ट्रीज जो थे वो करीब 1890s में बने थे या फिर चालू हुए थे, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क फैला और रशिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया। और इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज इंक्रीज हुई, ग्रो हुई, और कोल प्रोडक्शन जो था वो डबल हो गया और आयरन और स्टील प्रोडक्शन 4 गुना तक बढ़ गया। करीब 1900 आते आते तक कुछ रशिया के कुछ ऐसे इलाके हो चुके थे जहां पर फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन करीब बराबर संख्या में पहुंच चुके थे।
तो लेकिन बात यह है कि जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज थी वो किसी ना किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और गवर्नमेंट ज्यादातर बड़े जो फैक्ट्रीज थी उन पर नजर रखती थी ताकि मिनिमम वेजेस को सही रखा जा सके और लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क को बनाए बनाए रखा जा सके। लेकिन जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो उतने कारगर नहीं हो सके कि वो इन चीजों को लागू करा पाए और नियमों को तोड़ने से रोकने पाए। क्राफ्ट यूनिट में या फिर स्मॉल वर्कशॉप में जो वर्किंग आवर होता था वो लगभग 15 घंटे का होता था, और जबकि लेकिन ये फैक्ट्रीज में ये वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे का ही होता था। जो वर्कर्स थे वो ऐसा नहीं था कि एकजुट थे, वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। कुछ लोग ऐसे थे जो गांव से आए थे और उनका अभी तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लिंक था अपने गांव से, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पूरी तरह से शहरों में सेटल हो चुके थे। और वर्कर्स थे वो स्किल्स पर भी डिवाइडेड थे, जैसे कि कोई मेटल का काम करता है, कोई वुड्स का काम करता है, कोई दूसरे चीज का काम करता है। इस तरह से वो स्किल्स में भी डिवाइडेड थे। और एक मेटल वर्कर, उसका कहना है, यहाँ पर लिखा गया है कि मेटल वर्कर खुद को एरिस्टोक्रेट समझते थे, यानी पूरे जो वर्कर्स हैं उनमें सबसे ऊपर समझते थे, क्योंकि उनके ऑक्यूपेशन में ज्यादा ट्रेनिंग और ज्यादा स्किल की डिमांड होती थी। और इसके बाद जो वुमेन थी, करीब 31% ऑफ लेबर वुमेन थी, लेकिन उनको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था मैन के मुकाबले। उनका वेतन लगभग आधे से करीब 3/4 होता था एक मैन के वेज के मुकाबले। और जो डिवीजन था वर्कर्स में वो हमें ड्रेस और मैनर्स में भी दिखने में भी नजर आ जाता था। तो बहुत ऐसे वर्कर्स थे जो एसोसिएशन निर्माण कर चुके थे ताकि उनके मेंबर्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए, ये जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आए या फिर फाइनेंशियल हार्डशिप की सिचुएशन आए, तो उनको मदद किया जा सके। लेकिन ऐसे एसोसिएशन बहुत ही कम थे। इन सभी डिवीजन के बावजूद वर्कर्स यूनाइट हो जाते थे जब स्ट्राइक करना होता था, मतलब कि हड़ताल, जब वर्कर्स को हड़ताल करना होता था तो वो एक यूनिटी शो जरूर करते थे। जब अगर किसी फैक्ट्री ओनर्स के साथ उनका डिसएग्री हो गया, यानी उनका बात नहीं बन रही है या फिर वो कोई बात मनवाना चाहते हैं, जैसे कि वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए या फिर किसी को निकाल दिया गया फैक्ट्री के से, उन चीज़ों के लिए, तो ये स्ट्राइक्स नॉर्मली होते रहते थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करीब 1896 1897 में, और करीब 1902 में ये मेटल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी। और देहाती इलाकों में जो पेजेंट्स थे वो ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट करते थे, लेकिन जो नोबिलिटी थी और जो सरकार थी, मोनार्की सरकार, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थी, ये बहुत ही ज्यादा संख्या में प्रॉपर्टीज ओन किया करती थी। जैसे वर्कर्स जैसे वर्कर्स डिवाइडेड थे, उस तरह से पेजेंट्स भी बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइडेड थे, और वो बहुत ही ज्यादा डीपली रिलीजियस थे। बहुत ही कम केसेस में ऐसा था कि वो नोबिलिटी को, जैसे कि जमींदार हो गए या फिर कोई वैसे अथॉरिटी, उनको रिस्पेक्ट देते थे। नॉर्मली जो पेजेंट्स होते थे वो रिस्पेक्ट नहीं देते थे, और जो नोबल्स थे यानी जो जमींदार या फिर वैसे कोई अधिकारी, वो सिर्फ जो राजा था सार निकोलस, उसके उसके प्रति अपनी डेडिकेशन की वजह से ही वो पावर और पोजीशन पर बने हुए थे। उनको कोई भी पेजेंट रिस्पेक्ट नहीं देता था, कोई भी पेजेंट्स में उनका कोई प्रभाव नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ सार निकोलस की वजह से अपने पावर और पोजीशन पर बने हुए थे। लेकिन ये फ्रांस बिल्कुल अलग था, जहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान पेजेंट्स ने उनको काफी रिस्पेक्ट दिया था और उनके लिए लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन रसिया में जो पेजेंट्स थे वो चाहते थे कि नोबल्स के पास जो लैंड है ये उन्हें वापस किया जाए, और वो अक्सर रेंट देने से भी मना कर देते थे, और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो लैंडलॉर्ड्स की हत्या भी कर देते थे। 1902 में ये बहुत ही ज्यादा संख्या में हुआ था साउथ रशिया में, और 1905 में
पूरे रशिया में ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हुए थे। रशियन पेजेंट्स जो थे वो दूसरे यूरोपियन पेजेंट से बहुत ही ज्यादा अलग थे। ये कुछ समय के अंतराल ये सभी अपने लैंड को मिला लिया करते थे और वो उसको फिर से डिवाइड कर दिया करते थे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज। यानी किसी परिवार को ज्यादा जरूरत है तो उसको फिर से ज्यादा लैंड दे दिया गया, किसी परिवार को कम जरूरत है तो उसे कम लैंड दिया गया। तो वो इस तरह से मिल बांट कर काम किया करते थे और इस काम को करने के लिए वो एक कम्यून का यूज करते थे जिसे कि मीर भी कहा जाता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट है 2.3 सोशलिज्म इन रशिया। रशिया में सोशलिज्म कैसे उदय हुआ। 1914 से पहले रशिया में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चलाना इलीगल था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसका गठन हुआ था 1898 में कुछ सोशलिस्ट के द्वारा जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट करते थे या फिर उन्हें मानते थे। लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को चलाना इलीगल था। ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़पेपर निकालती थी, वर्कर्स को मोबिलाइज करती थी जैसे कि स्ट्राइक कराना या फिर दूसरे काम और भी दूसरे काम क्या करते थे। कुछ रशियन सोशलिस्ट को ऐसा लगता था कि रशियन पेजेंट जो है उनका जो डिवाइडिंग यानी कि पीरियोडिकली जो वो लैंड एक साथ मिलाते हैं और फिर से डिवाइड करते हैं, ये नेचर उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाती है। सो उन्हें लगता था कि पेजेंट्स न कि वर्कर्स मेन फोर्स होंगे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का, और रसिया बहुत ही ज्यादा आसानी से एक सोशलिस्ट नेशन बन जाएगा बकायदा दूसरे देशों के। सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो रहे थे धीरे धीरे, और लेट 19th सेंचुरी में जो देहाती इलाकों थे वहां पर बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव हो चुके थे और उन्होंने एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन किया 1900 ईस्वी में। और ये पार्टी स्ट्रगल कर रही थी पेजेंट्स के राइट्स के लिए और डिमांड कर रही थी कि जो नोबल्स के पास लैंड है उसे वापस किया जाए पेजेंट्स को। तो जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, डेमोक्रेट्स जिनका जैसे कि हमने लिबरल्स पढ़ा था और रेडिकल्स पढ़ा था, वो इंक्लूड करते होते हैं डेमोक्रेट्स में। तो ये डिसएग्री किया करते थे सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से पेजेंट्स के बारे में। यानी जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पेजेंट्स के बारे में जो चीज सोचते थे यानी कि लैंड को वापस किया जाए पेजेंट्स को, इस बात से वो डिसएग्री किया करते थे। और लेनिन जो कि बोल्शेविक्स के पहले लीडर थे, व्लादिमीर लेनिन, उन्होंने फील किया कि पेजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, क्योंकि उसमें से कुछ गरीब हैं, पुअर हैं, कुछ रिच हैं और कुछ लेबरर्स के रूप में काम करते हैं, कुछ जो किसान है वो बहुत अमीर है और कैपिटलिस्ट के रूप में रहते हैं, जो कि दूसरे फार्मर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया करते थे। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंशिएशन उनके बीच था और ये इस तरह से वो सोशलिस्ट मूवमेंट के हिस्से नहीं बन सकते थे। तो जो पार्टी थी वो बहुत ही ज्यादा डिवाइडेड थी स्ट्रेटेजी में कि किस तरह से इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाए, पार्टी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए। तो व्लादिमीर लेनिन जो कि लीडर था पहले बोल्शेविक ग्रुप का और अब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का, उसका मानना था कि पार्टी में सिर्फ डिसिप्लिन और क्वालिटी मेंबर्स को ही रखा जाए और नंबर्स को भी कंट्रोल किया जाए। लेकिन दूसरे लोग ऐसे थे जैसे कि मेंशेविक्स, जिनका मानना था कि पार्टी को सब लोगों के लिए खुला रखा जाए जैसा कि जर्मनी में था। अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.4 अ टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। 1905 रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। रसिया एक ऑटोक्रेसी थी जहां पर दूसरे यूरोपियन रूलर्स के से अलग
दूसरे यूरोपियन रूलर से अलग 20वीं सेंचुरी शुरुआत होने के बाद भी जो सार निकोलस था वहां का रूलर, वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह नहीं था। वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि वो पार्लियामेंट को जवाब दे। तो जो लिबरल्स थे रसिया में, वो इस चीज को खत्म करने के लिए काफी ज्यादा कैंपेन कर रहे थे, सोशल डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर और सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ मिलकर। उन्होंने पेजेंट के साथ भी काफी ज्यादा काम किया था और पेजेंट के साथ भी काफी ज्यादा काम किया था और वर्कर्स के साथ भी 1905 के रिवॉल्यूशन में, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन लाया जा सके और जिसके प्रति जो रूलर है वो जवाबदेह हो और उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिल रहा था नेशनलिस्ट के द्वारा। और जो मुस्लिम डोमिनेंट इलाके थे वहां पर जदीदी, जो कि मुस्लिम लीडर्स थे जो कि मॉडर्न इस्लाम चाहते थे, उनके द्वारा भी इन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिल रहा था। 1904 ये काफी इम्पोर्टेंट शहर, काफी इम्पोर्टेंट ईयर था वहां के वर्कर्स के लिए, क्योंकि एसेंशियल गुड्स जितने थे उनके जो प्राइस थे वो बहुत ही क्विकली राइज हो गए। और इसका असर ये हुआ कि जो रियल वेजेस थे वो करीब 20% तक डिक्लाइन हो गए। और इस कारण जो वर्कर्स एसोसिएशन थे उनके मेंबरशिप, यानी उनके मेंबर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली बढ़ गई। अचानक बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग वर्कर्स एसोसिएशन से जुड़ने लगे। जब 4 मेंबर्स को रशियन वर्कर्स असेंबली से निकाल दिया गया, जो कि 1904 में बनी थी, उन्हें डिसमिस किया गया था पुतिलोव आयरन वर्क से। और इस वजह से बहुत संख्या में स्ट्राइक्स हुए। करीब कुछ दिनों के अंदर करीब 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक पर चले गए, ताकि वर्किंग डे जो है वो करीब 10 से 12 घंटे होता था, जिसको कि 8 घंटे पर लाने के लिए, 8 घंटे पर लाने के लिए, घटाने के लिए वो स्ट्राइक पर चले गए और वेजेस में इंक्रीज करने की मांग करने लगे और वर्किंग कंडीशंस सुधारने की मांग करने लगे। तो ये जो प्रोसेशन था ये लीड किया जा रहा था फादर गैपोन के द्वारा। और ये जब पहुंचा विंटर पैलेस के पास, तो वहां पर इस प्रोसेशन को अटैक कर दिया गया पुलिस के द्वारा और कोसैक्स के द्वारा, जिसमें कि करीब 100 वर्कर्स मारे गए और करीब 300 वर्कर्स घायल हो गए। तो इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। रसिया में इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद एक सीरीज ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हुए, जिसे कि बाद में 1905 रिवॉल्यूशन कहा गया। तो इस वजह से बाद में धीरे धीरे स्ट्राइक्स पूरे देश में फैल गए। ये स्ट्राइक्स पूरे देश में फैल गए, सभी वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे और यूनिवर्सिटीज जो थी उसे बंद कर दिया गया। और क्योंकि जो स्टूडेंट बॉडीज थी उन्होंने वॉकआउट कर दिया और लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जितने भी अदर मिडिल क्लास थे उन्होंने यूनियन ऑफ यूनियंस का निर्माण किया। मतलब कि जितने भी यूनियन थे, वर्कर्स यूनियन या फिर स्टूडेंट यूनियन या फिर इंजीनियर यूनियन, उन सब का मिलकर एक यूनियन बनाया गया जिसका नाम था यूनियन ऑफ यूनियंस। और वो डिमांड करने लगे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। 1905 रिवॉल्यूशन के दौरान सार निकोलस, जो कि रसिया का रूलर था, उसने अलाउ कर दिया कि ठीक है चलो एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी कि परामर्श देने वाला एक पार्लियामेंट बनाया जाएगा, जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा और जिसे कि कहा जाएगा दुमा। उसी दौरान कुछ समय के लिए, रिवॉल्यूशन के दौरान ही कुछ समय के लिए, बहुत ज्यादा संख्या में, लार्ज नंबर्स में ट्रेड यूनियंस बने, फैक्ट्री कमिटीज बने फैक्ट्री वर्कर्स द्वारा। लेकिन 1905 के बाद इनमें से ज्यादातर कमिटीज को और यूनियंस को अनऑफिशियली काम करना पड़ा, क्योंकि उन्हें इलीगल घोषित कर दिया गया था और किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे। तो जो सार निकोलस था उसने पहले दुमा को 75 दिन के अंदर ही डिसमिस कर दिया
और फिर से री इलेक्शन करवाया और दूसरे दुमा को 3 मंथ के अंदर ही डिसमिस कर दिया। वो अपने अथॉरिटी पर किसी तरह का क्वेश्चनिंग नहीं चाहता था और अपने पावर में किसी तरह का रिडक्शन नहीं चाहता था। उसने वोटिंग लॉज को भी चेंज कर दिए और जो थर्ड दुमा बना उसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को लाया ताकि उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का सवाल न उठाए। तो इस वजह से लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को इस दुमा से बाहर रखा गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 2.5 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, प्रथम विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा दो यूरोपियन अलायंसेस के बीच, एक तरफ था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो इसमें से लगभग हर कंट्री का एक ग्लोबल एम्पायर था, यानी कि उसके अपने खुद के देश के बाहर भी उसके कुछ उपनिवेश थे। और ये युद्ध ऐसा नहीं था कि केवल यूरोप में लड़ा जा रहा था, यूरोप के बाहर भी ये युद्ध उतना ही लड़ा जा रहा था जितना यूरोप में लड़ा जा रहा था। रसिया में शुरुआत में ये युद्ध काफी पॉपुलर था और लोग काफी खुश थे त्सार निकोलस से और उसके समर्थन में रैलीज निकाल रहे थे। तो जैसे जैसे वार ये आगे बढ़ा तो त्सार निकोलस ने दुमा के जो मेन पार्टीज थे उनसे सुझाव लेना बंद कर दिया और इस वजह से त्सार निकोलस का जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे कमजोर होने लगा। और युद्ध की वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, जर्मन विरोधी सोच काफी ज्यादा बढ़ गई और इस वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्रैड रख दिया गया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। तो जो त्सार निकोलस की रानी थी सारिना अलेक्जेंडरिया, ये एक जर्मन ओरिजिन की थी। इसके वजह से और उसके एडवाइजर्स, जिसमें कि मुख्य रूप से एक रेस्पुतिन नाम का मॉन्क था, इन लोगों की वजह से जो ऑटोक्रेसी थी वो काफी ज्यादा अनपॉपुलर हो गई। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो लड़ा जा रहा था वो मेनली 2 फ्रंट पर लड़ा जा रहा था, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट। तो ये दोनों फ्रंट पर युद्ध काफी अंतर था। वेस्टर्न फ्रंट पर आर्मीज जो थी वो ट्रेंचेस में से फाइट कर रही थी ईस्टर्न फ्रांस में, और लेकिन ईस्ट में जो आर्मीज थी उन्हें मैदानों में, खुले मैदान में जाना पड़ता था और काफी लंबा वो दूरी तय कर चुकी थी और काफी दूर मूव कर चुकी थी और इसकी वजह से बहुत ही लार्ज कैजुअलिटीज हुई थी। और इसके जैसे जैसे रशियंस को डिफीट हो रही थी तो इस वजह से वो डिफीट रशिया के लोगों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी और बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइजिंग थी। तो रशियन एम्पायर की आर्मीज जो थी वो बहुत ही बैडली लूज कर रही थी जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में करीब 1914 से 1916 के बीच में। और इस वजह से करीब 7 मिलियन, करीब 70 लाख लोग मारे जा चुके थे 1917 आते आते तक। और धीरे धीरे जैसे जैसे रशियन आर्मी पीछे हट रही थी तो उसने रास्ते में आने वाले सभी क्रॉप्स, सभी बिल्डिंग्स को नष्ट करना शुरू कर दिया, ताकि जो विरोधी ताकतें, विरोधी फोर्सेस हैं, एनिमी, वो इस लैंड पर आने के बाद जिंदा रहने में सक्षम ना रहे, क्योंकि उसे ना कोई किसी तरह का खाना मिलेगा, ना रहने का कोई ठिकाना मिलेगा, और वो सक्षम ना रहे। इस चलते सभी तरह के क्रॉप्स और बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया और इस डिस्ट्रक्शन की वजह से करीब 3 मिलियन रिफ्यूजीज हो चुके थे रशिया में, जो उस इलाकों में रहा करते थे। और ये सिचुएशन सरकार को काफी बदनाम कर चुकी थी रशिया में और इस वजह से उसका सपोर्ट बेस काफी कम हो चुका था और सोल्जर्स भी युद्ध करते करते काफी थक चुके थे और वो युद्ध को और ज्यादा लड़ना नहीं चाहते थे। और इस युद्ध का इंडस्ट्री पर भी काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा। रसिया की इंडस्ट्रीज तो वैसे ही बहुत कम थी, बहुत कम संख्या में थी, और जो बाहर से सप्लाई आता भी था वो भी अब बंद हो चुका था, क्योंकि जो बाल्टिक सी था और बाल्टिक सी के थ्रू ही रशिया में सप्लाई आता था वो अब जर्मन कंट्रोल में था और वहां से बाहर से सप्लाई आ नहीं सकता था। और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट
बहुत ही जल्दी खराब हो रहे थे, खत्म हो रहे थे दूसरे यूरोप के दूसरे जगहों के मुकाबले रशिया में। और 1916 आते आते रेलवे लाइंस जो थी वो काफी संख्या में ब्रेक डाउन होने लगी, काफी संख्या में टूटने लगी। जो ताकतवर लोग थे, मजबूत लोग थे, उन्हें युद्ध में भेज दिया गया। और इस वजह से रशिया में, पूरे रशिया में लेबर शॉर्टेज का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और जिसके वजह से जो स्मॉल वर्कशॉप्स थे जो कि जरूरी के सामान प्रोड्यूस किया करते थे, वो धीरे धीरे बंद होने लगे। और लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन्स, यानी जो खाने के सामान थे वो बहुत ज्यादा संख्या में आर्मी को भेजे जाने लगे, ताकि युद्ध के मोर्चे पर तैनात जवानों को खाना पूर्ति किया जा सके। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए ब्रेड, फ्लोर, इन चीजों की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। और 1916 के विंटर आते आते तक ब्रेड के दुकानों पर राइट्स होना एक कॉमन बात सी हो गई थी। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 2। और इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक 3, द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।